हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आदि मानुषी पर स्वागत है। ये आपका अर्थशास्त्र का दूसरा वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में भी हम आपकी कक्षाएं स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपको कुछ बताने हैं, यानी कि पूर्व वर्षों के प्रश्न। क्योंकि आपके कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए और पूर्व वर्षों के प्रश्न आपके किस तरह से काम आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो आपकी तीसरी कक्षा आएगी अर्थशास्त्र की, वहाँ से ही आपकी कक्षाएं शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये देखना है कि आपके 2022 में आपके सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उसके साथ ही 2018 से संबंधित किस तरह से आपके इस बार क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि आपके जब आगामी 2024 में जब वैकेंसी आएगी या जब भी आपके विज्ञप्ति जारी होगी, तब उसमें आपको कितना फायदा मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए 2022 में आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए और 2018 में भी आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए और 2016 में आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए अर्थशास्त्र से। तो इस तरह से आपके मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन में से अगर आपके आगामी भर्ती में अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आपको कितना फायदा होता है। क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं और आपको ये भी समझ विकसित होगी कि आपको किस तरह से आपकी तैयारी करनी है। क्योंकि आपको कुछ चीजें आपको मैं दिखाऊंगा, यानी कि जैसे कि राजनीति विज्ञान है, भूगोल, इतिहास में, इसमें जो सिलेबस है यानी कि सीमित है, लेकिन इसमें पढ़ने का जो मैटर है वो अथाह है। यानी कि आप कितना पढ़ लीजिए, एग्जामिनर कहीं से पूछ लेगा। लेकिन अर्थशास्त्र में ये मांग जो ये नियम है ये लागू नहीं होता, क्योंकि अर्थशास्त्र की कुछ निश्चित धारणाएं होती है, उन्हीं धारणाओं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जिस तरह से गणित में सूत्र है तो सूत्रों के आधार पर ही गणित में सभी सवाल हल कर सकते हैं, उसी तरह अर्थशास्त्र में भी कुछ धारणाएं हैं। अगर उन धारणाओं को आप याद कर लेते हो, उनको आप समझ लेते हो, तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिनके अर्थशास्त्र रहती है विषय, वो पूरे क्वेश्चन आराम से सही कर लेता है और उसका नंबर आराम से आ जाता है। तो आपको समझना होगा। यहाँ पर मैं आपको 2022 के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको समझाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि 2018 में किस तरह से पूछे गए। जैसा कि आपका पहला पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक था राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया साधन लागत पर। दो तरह की लागत होती है, बाजार लागत और साधन लागत, जो आपको मैं जब क्लास चलेगी अपने राष्ट्रीय आय में तब मैं आपको इनको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपको इनका समय लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अन्य नाम किस तरह से, अन्य नाम क्या है। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया आपके 2022 में कि साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी का अन्य नाम क्या है, ये इस पर पूछा गया। और इसी तरह आपके 2018 में पूछा गया था कि साधन लागत पर, ये पूछा गया कि साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही क्वेश्चन था पूरा का पूरा ये आपके, कि साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। और यहां पर आपके 2022 में पूछा गया है कि अन्य नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर का वही था, यानी कि ये आपको याद करना था कि विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, एनएनपी क्या होता है आपके, जीडीपी क्या होता है आपके, जीएनपी क्या होता है आपके, या फिर आपके जीजीएनपी क्या होता है। इस सब आपको इनमें देखना है, क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो इनको आपको विशेष रूप से नोट करना है कि इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसी तरह आपको पूछा गया कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं। जब आप बजट पढ़ते हो तो बजट में एक क्वेश्चन आता है कि कुल प्राप्तियां कितने राजस्व व्यय है, कितना पूंजीगत व्यय है, कितनी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कितने राजस्व व्यय, इनको आप आराम से देख पाओगे। इसी तरह आपके उपभोग फलन से पूछा गया था। अब फलन क्या होता है आप जानते हो, फलन को हमेशा एफ से दर्शाते हैं, यानी कि आपके, और उपभोग को हमेशा क्या मानते हैं आपके सी। यानी कि अगर आप जैसे अगर आपकी आय बढ़ेगी तो निश्चित है कि आपका उपभोग भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप अभी बेरोजगार है तो आपका उपभोग यानी कि आपकी खरीदारी भी उतनी है, यानी कि उतना ही खर्चा है। लेकिन जैसे ही आपकी आय बढ़ती है तो आपका खर्चा भी उतना ही बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरह से हम मान सकते हैं कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ता है, यानी कि इनका संबंध किस तरह से धनात्मक है। यानी कि बहुत सी बार पूछा जाता है कि उपभोग और आय में किस तरह का संबंध है। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उस तरह से ही आपका उपभोग बढ़ता है। इसमें हम किस के बारे में पढ़ेंगे और ये सब आपके ये सीमांत प्रवृत्ति किसके बराबर होती है सब आपके आएगा। तो आपके 2022 में पूछा गया था कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको जैसे यहाँ पर आप क्या आएगा, उपभोग फलन का संबंध किस तरह से है आय और उपभोग में, तो एक तरह से धनात्मक संबंध है क्योंकि दोनों बढ़ते हैं। यानी कि जब आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा और जब आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह अगले बात
करते हैं मुद्रास्फीति की। देखो मुद्रास्फीति क्या होती है, एक तरह से मुद्रा की कीमत में वृद्धि। जैसे मान लीजिए हर बार आरबीआई ये तय करता है कि इस बार कितनी रेपो रेट रहेगी, कितनी रिवर्स रेपो रेट रहेगी, इनके आधार पर ही ये तय होता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्य बातें स्थिर रहते हुए वस्तु की कीमत गिरने का परिणाम व्यक्त करता है, यानी कि सभी बातें स्थिर है, बाजार की जितने भी मांग है, पूर्ति है, सब कुछ चीजें आपके स्थिर है, लेकिन फिर भी आपके वस्तु की कीमत गिर रही है, तो उसका परिणाम क्या है, यानी कि उसका कारण क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनकी व्याख्या करेंगे कि मुद्रास्फीति, यानी कि आपको क्वेश्चन देखना है, यानी कि पूरे के पूरे अब मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये 2018 के क्वेश्चन है, मैंने यहाँ बना रखे हैं। इसी तरह आपके 2022 के क्वेश्चन बना रखे हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ मैंने आपके 2022 के लिखे, वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें आपके दे रखा है कि क्या है। अगले क्वेश्चन था मांग पूर्ति का। जैसे मांग की आय लोच 1 से अधिक होने पर या धनात्मक है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपका लोच वर्ग है, आपके ऋणात्मक में है, धनात्मक में 0 भी है, 1 भी है, इनके बीच में आपका आय लोच घूमता रहता है, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह उपभोक्ता साम्य, संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होगा। ढाल ये, क्योंकि ये पूरे आपके एक नियम है, इन नियमों को आपको समझना होगा, बाकी अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं है। यानी कि जिस तरह से आप भूगोल पढ़ोगे, अगर आप मान लीजिए भारत का भूगोल पढ़िए, तो भारत का भूगोल में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई निचोड़ नहीं है। कि आपके हिमालय के बारे में भी कुछ भी पूछ सकता है, चोटियां पूछ सकता है, आपके ग्लेशियर पूछ सकता है, कुछ भी लंबाई चौड़ाई, इतनी गहराई किस तरह से निर्माण हुआ। लेकिन आपके अगर उपभोक्ता साम्य आ गया तो आपकी तटस्थता वक्र है, तो इसके बारे में निश्चित नियम है, क्योंकि आपके इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, बिल्कुल निश्चित है। तो अर्थशास्त्र में अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा, यानी कि आपको ये देखना होगा कि अर्थशास्त्र किस तरह से कंप्लीट करें। बाकी ये लग सकता है कि आपको 1-2 बार आपको रिवीजन करना होगा, ये चीजें आपको देखनी है। ये किस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको, क्योंकि आने वाले समय में आपको लग सकता है कि यार अर्थशास्त्र तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कमजोर होती है। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें पूछा गया था कि किस मादे में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है। आपके मादे, मादिका, विचलन, बहुलक, बहुत सारे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वही है आपके। इसी तरह ये आपकी पूछा 2, 6, 6, 8, 4, 2, 7, 9 का मध्य का ज्ञात कीजिए, इस वाले हैं। बजट और बजट में आपके पूछ लिया था यहाँ पर आपके ये वाला कि कुल प्राप्तियों कुल व्यय का मध्य अंतर किस तरह से होता है, ये आपके यहाँ से पूछा गया था। मुद्रा पूर्ति के माप, आपके 4 तरह की मुद्रा होती है, M1, M2, M3, M4, इस तरह 4 मुद्रा होती है। और 4 मुद्राओं में से आपसे पूछा गया था कि किसे विस्तृत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मुद्रा पूर्ति के अलग अलग नाम पे ये आपको देखने हैं यहाँ पर, यानी कि वह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं आपके इसमें बताऊं तो कौन कौन से, जैसे विदेशी व्यापार, गरीबी रेखा कौन सी है, तो पूरे क्वेश्चन वो के वही है, तो आपको यहाँ पर देखना है। साख सर्जन और साख नियंत्रण की विधियां। अब साख नियंत्रण है कि जैसे भारतीय, अब क्या करता है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है, उसमें भारतीय बैंक है जितने भी, जैसे आरबीआई जो है आपकी स्टेट बैंक, एसबीआई को, बड़ौदा को या पंजाब के, सभी को नियंत्रण करता है। और यही विदेशों से होने वाले भुगतान को नियंत्रित करता है, यानी कि विदेशों में जो भी भुगतान होता है या फिर आपके जो रिजर्व है वो सब आपका यही करता है। यानी कि जैसे अगर आपके जैसे IMF है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या विश्व बैंक है, तो उसमें 2 प्रतिनिधि होते हैं, एक तो आपके भारत के विदेश मंत्री होता है, एक RBI होता है। तो RBI के माध्यम से ही साख सृजन का होता है। तो RBI के द्वारा चयनित साख नियंत्रण उपायों में से कौन कौन से, तो RBI साख नियंत्रण के लिए अनेक, जैसे गुणात्मक में लेता है, मात्रात्मक में लेता है, यानी कि अलग अलग उपायों करता है। जैसे वो रेपो रेट बना सकता है, या फिर वो गुणात्मक उपाय उनको अपना सकता है, चयनित साख अपना सकता है। तो ये अलग अलग उपाय इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह निर्धनता और बेरोजगारी से पूछा गया था आपके कि निर्धनता की दुष्शक की अवधारणा किसने दी थी और किससे संबंधित है। इसी तरह बहुआयामी निर्धनता का सूचक घटक नहीं है, यानी कि घटक, आपके बहुआयामी निर्धनता के घटक बहुत सारे हैं, उसमें से आपको पूछा गया था कि बहुआयामी निर्धनता का सूचक घटक कौन सा नहीं है। इसी तरह आपके इसमें पूछा गया था कि निर्धनता के बारे में पूछा गया था, जैसे आपके यहाँ पर आया था एक क्वेश्चन 2012 में कि कौन सा भारत में गरीबी रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है, ये क्वेश्चन आपके वहां पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। मानव विकास से नहीं पूछा गया था, आपके सतत विकास और नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी हरित लेखांकन से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सतत विकास और नीति आयोग को दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ये पूछा गया था आपके से कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य, यानी कि भारत में जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें से सबसे ऊपर कौन सा है।
यानी कि जो नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य जो बनाए भारत के, उनमें सबसे ऊपर कौन कौन से हैं, जैसे आपके बहुत से हैं, जैसे गरीबी है, भ्रष्टाचार है, जो आपके वो सबसे ऊपर लक्ष्य थे। तो इनके बारे में आपको पूछा गया था कौन कौन से लक्ष्य है। अब आप भी पूछ सकता है सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा का लक्ष्य क्या है, कब तक प्राप्त करने हैं, कौन कौन से राज्यों में, जैसे राजस्थान में पूछ सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला सतत विकास में सबसे ऊपर है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि मैंने इसलिए बताया है कि आपको एक सिलेबस लिखना है। अब आपको मैंने यहाँ 2022 बताया, तो 2022 ने यहाँ बताया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ताकि आपको 2022 क्वेश्चन लिख दिया तो आपको यहाँ पर 2018 क्वेश्चन लिखना है और 2016 के क्वेश्चन लिखना है। तो आपको 3 वर्ष के कम से कम क्वेश्चन लिखना है, और कल से ही अब आपके एक एक टॉपिक की क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से हैं। फिर इन क्वेश्चनों को आपको देखना है। इन क्वेश्चनों को देखने के बाद में फिर आप हमें बताइए कि आपको किस तरह से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर से कोई मैटर देखने की जरूरत नहीं रहे। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।